रोम के प्राचीन गलियारों में, जहां संगमरमर की मूर्तियां और युद्ध के गीत गूंजते थे, एक युवा योद्धा का जन्म हुआ जिसका नाम था पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो। ये कहानी उस महान नायक की है जिसे इतिहास स्किपियो अफ्रीकन्स के नाम से जानता है। वो व्यक्ति जिसने कार्थेज के अजेय सेनापति हन्निबल को घुटनों पर ला दिया। लेकिन ये गाथा केवल युद्ध की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने समय की सबसे बड़ी चुनौतियों को न केवल स्वीकार किया, बल्कि उन्हें अपने भाग्य का मार्ग बनाया। स्किपियो का जन्म 236 ईसा पूर्व रोम के एक कुलीन परिवार कॉर्नेलियस खानदान में हुआ था। उनके पिता, जिनका नाम भी पब्लियस कॉर्नेलियस स्किपियो था, रोम की सेना के एक सम्मानित सेनापति थे। रोम उस समय एक उभरता हुआ साम्राज्य था जिसकी सीमाएं फैल रही थी, लेकिन जिसका सामना पड़ोसी कार्थेज की बढ़ती ताकत से था। कार्थेज भूमध्य सागर के व्यापार और सैन्य शक्ति का केंद्र रोम का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी था, और इस प्रतिद्वंद्विता के बीच एक बच्चे के रूप में स्किपियो ने युद्ध और रणनीति की कहानियां सुनते हुए अपने दिन बिताए। स्किपियो का बचपन रोम की सख्त परंपराओं और सैन्य अनुशासन में बीता। उनके पिता और चाचा ग्नायस कॉर्नेलियस स्किपियो दोनों ही रोम की सेना में उच्च पदों पर थे। छोटी उम्र में ही स्किपियो को घुड़सवारी, तलवारबाजी और रणनीति का प्रशिक्षण दिया गया। लेकिन वो केवल एक योद्धा नहीं था, वो एक विचारक भी था। स्किपियो को यूनानी दर्शन और साहित्य में गहरी रुचि थी। वो अक्सर अपने शिक्षकों के साथ लंबी चर्चाएं करता, जिसमें वो युद्ध को केवल ताकत का खेल नहीं, बल्कि बुद्धि और रणनीति का मंच मानता था। जब स्किपियो 17 वर्ष के थे, तब रोम और कार्थेज के बीच दूसरा प्यूनिक युद्ध शुरू हुआ। ये युद्ध उस समय की सबसे बड़ी सैन्य टक्कर थी, और इसके केंद्र में था कार्थेज का महान सेनापति हन्निबल बारका। हन्निबल ने अपनी सेना के साथ आल्प्स पर्वत को पार कर रोम की धरती पर कदम रखा। ये एक ऐसा दुस्साहस था जिसने रोम को हिलाकर रख दिया। हन्निबल की सेना ने ट्रेबिया और ट्रासिमिन झील के युद्धों में रोम को करारी शिकस्त दी। रोम के लिए यह समय संकट का था, और यहीं से स्किपियो की कहानी ने एक नया मोड़ लिया। स्किपियो ने अपने पिता के साथ मिलकर पहली बार युद्ध के मैदान में कदम रखा। 218 ईसा पूर्व में टिसिनस नदी के युद्ध में स्किपियो ने अपनी वीरता का पहला परिचय दिया। ये युद्ध रोम के लिए एक हार था, लेकिन इस हार में स्किपियो ने कुछ ऐसा किया जो उनकी नियति को रेखांकित करता है। युद्ध के बीच जब उनके पिता घायल होकर कार्थेज की सेना से घिर गए, स्किपियो ने बिना किसी डर के दुश्मन की पंक्तियों में छलांग लगा दी। अपनी छोटी सी टुकड़ी के साथ उन्होंने अपने पिता को बचाया और सुरक्षित बाहर निकाला। इस घटना ने स्किपियो को रोम में एक नायक के रूप में पहचान दिलाई, लेकिन ये केवल शुरुआत थी। युद्ध के शुरुआती वर्षों में स्किपियो ने अपने पिता और चाचा के साथ मिलकर कार्थेज के खिलाफ स्पेन में अभियान चलाया। लेकिन 211 ईसा पूर्व में एक दुखद घटना ने स्किपियो के जीवन को बदल दिया। उनके पिता और चाचा दोनों ही स्पेन में कार्थेज की सेना के खिलाफ युद्ध में मारे गए। रोम के लिए ये एक बड़ा झटका था, और स्किपियो के लिए ये व्यक्तिगत त्रासदी। लेकिन जहां कोई और टूट जाता, स्किपियो ने इस दुख को अपनी शक्ति बनाया। उन्होंने रोम की सीनेट के सामने खड़े होकर स्पेन में रोम की सेना का नेतृत्व करने की मांग की। उस समय स्किपियो केवल 25 वर्ष के थे। कई सीनेटरों को संदेह था कि क्या इतना युवा व्यक्ति कार्थेज जैसी ताकतवर सेना का सामना कर सकता है। लेकिन स्किपियो के आत्मविश्वास और उनकी आंखों में जलती आग ने उन्हें मना लिया। उन्हें स्पेन में रोम की सेना का सेनापति नियुक्त किया गया। ये वो क्षण था जब स्किपियो ने न केवल अपने परिवार का, बल्कि पूरे रोम का भाग्य अपने कंधों पर उठा लिया। स्पेन में स्किपियो ने एक नई रणनीति अपनाई। उन्होंने कार्थेज की सेना को सीधे टक्कर देने के बजाय उनके संसाधनों और आपूर्ति पर हमला किया। उन्होंने स्थानीय जनजातियों के साथ गठबंधन बनाए और कार्थेज के कब्जे वाले शहरों को एक एक कर मुक्त कराया।
209 ईसा पूर्व में स्किपियो ने न्यू कार्थेज, जो कार्थेज का प्रमुख गढ़ था, पर एक साहसिक हमला किया। यह हमला इतना तेज और सुनियोजित था कि कार्थेज की सेना को संभलने का मौका ही नहीं मिला। न्यू कार्थेज पर कब्जा स्किपियो की पहली बड़ी जीत थी और इसने रोम में उनके नाम को अमर कर दिया। लेकिन स्किपियो का असली लक्ष्य अभी बाकी था। वो जानता था कि कार्थेज को हराने के लिए केवल स्पेन पर कब्जा करना काफी नहीं है। असली जीत तब होगी जब वो हन्निबल को हराएगा, वो सेनापति जिसने रोम को कई वर्षों तक भय में रखा था। स्किपियो ने अपने सैनिकों को एकजुट किया, उनकी हिम्मत बढ़ाई और एक ऐसी सेना तैयार की जो न केवल ताकतवर थी बल्कि रणनीति में भी बेजोड़ थी। स्पेन में स्किपियो की जीत ने रोम को नई उम्मीद दी, लेकिन ये केवल एक शुरुआत थी। हन्निबल अभी भी इटली में था और उसकी सेना अभी भी अजेय मानी जाती थी। स्किपियो जानता था कि असली युद्ध अभी बाकी है। उसने अपने दिल में ठान लिया कि वो हन्निबल को न केवल युद्ध के मैदान में हराएगा, बल्कि कार्थेज को हमेशा के लिए रोम के सामने झुका देगा। ये कहानी यही नहीं रुकती। स्किपियो की यात्रा अब और रोमांचक होने वाली थी, क्योंकि वह उस महान युद्ध की ओर बढ़ रहा था जो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। स्पेन की धरती पर स्किपियो अफ्रीकन्स ने अपनी पहली बड़ी जीत हासिल कर ली थी। न्यू कार्थेज का पतन न केवल एक सैन्य विजय था, बल्कि ये स्किपियो की रणनीतिक प्रतिभा का प्रतीक बन गया। रोम में उनकी ख्याति बढ़ रही थी, लेकिन स्किपियो का मन अभी शांत नहीं हुआ था। वो जानता था कि असली दुश्मन हन्निबल बारका अभी भी इटली में अपनी सेना के साथ रोम के लिए खतरा बना हुआ था। स्किपियो की नजर अब कार्थेज के दिल पर थी, उस साम्राज्य को जिसने रोम को वर्षों तक चुनौती दी थी। लेकिन इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उसे पहले स्पेन में अपनी स्थिति को और मजबूत करना था। 209 ईसा पूर्व के बाद स्किपियो ने स्पेन में कार्थेज के खिलाफ अपने अभियान को और तेज कर दिया। उन्होंने समझ लिया था कि युद्ध केवल ताकत से नहीं, बल्कि बुद्धि और चालाकी से जीता जाता है। स्किपियो ने कार्थेज की सेना को सीधे युद्ध में उलझाने के बजाय उनके संसाधनों को कमजोर करने की रणनीति अपनाई। उन्होंने कार्थेज के नियंत्रण वाले खदानों और बंदरगाहों पर कब्जा किया, जिससे उनकी आपूर्ति श्रृंखला टूटने लगी। साथ ही स्किपियो ने स्थानीय जनजातियों के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। वो जानता था कि युद्ध में स्थानीय समर्थन कितना महत्वपूर्ण है। उसने जनजातियों को रोम का वफादार बनाया, न कि डर के बल पर, बल्कि सम्मान और विश्वास के साथ। स्किपियो की यह रणनीति कार्थेज के लिए एक पहेली बन गई। कार्थेज के सेनापति हस्द्रुबल बारका, जो हन्निबल का भाई था, स्किपियो की तेजी और अप्रत्याशित हमलों से हैरान था। 208 ईसा पूर्व में बाएका के युद्ध में स्किपियो ने हस्द्रुबल की सेना को करारी शिकस्त दी। इस युद्ध में स्किपियो ने अपनी सेना को 3 हिस्सों में बांटकर एक साथ हमला किया, जिसने कार्थेज की सेना को पूरी तरह बिखेर दिया। ये जीत केवल सैन्य सफलता नहीं थी, बल्कि स्किपियो की रणनीतिक सोच का प्रमाण थी। उन्होंने दिखाया कि वो न केवल एक योद्धा है, बल्कि एक ऐसा सेनापति है जो युद्ध के मैदान को शतरंज की बिसात की तरह खेल सकता है। स्पेन में स्किपियो की जीत का सिलसिला जारी रहा। 206 ईसा पूर्व में इलिपा के युद्ध में स्किपियो ने कार्थेज की सेना को अंतिम झटका दिया। इस युद्ध में स्किपियो ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो आज भी सैन्य इतिहास में पढ़ाई जाती है। उसने अपनी सेना की सबसे मजबूत टुकड़ियों को किनारों पर रखा और कमजोर सैनिकों को बीच में, जिससे कार्थेज की सेना को यह भ्रम हुआ कि रोम की मुख्य शक्ति केंद्र में है। जब युद्ध शुरू हुआ, स्किपियो ने अपने किनारों से तेजी से हमला किया, जिसने कार्थेज की सेना को घेर लिया और उन्हें पूरी तरह नष्ट कर दिया। इलिपा की जीत ने स्पेन को कार्थेज के चंगुल से मुक्त कर दिया और स्किपियो को रोम का नया हीरो बना दिया। लेकिन स्किपियो का दिमाग अब स्पेन से आगे बढ़ चुका था। वो जानता था कि हन्निबल को हराने के लिए उसे कार्थेज की धरती पर युद्ध लड़ना होगा।
ये विचार उस समय रोम के लिए अकल्पनीय था। रोम की सीनेट और सेनापति इस बात से डरते थे कि हन्निबल को उसकी अपनी धरती पर चुनौती देना आत्मघाती हो सकता है। लेकिन सिपियो का आत्मविश्वास अटल था। वो मानता था कि रक्षा की रणनीति से हन्निबल को नहीं हराया जा सकता। इसके लिए आक्रामकता और साहस की जरूरत थी। 205 ईसा पूर्व में सिपियो रोम लौटा। उसकी वापसी एक विजेता की तरह थी। रोम की गलियों में लोग उसके नाम के नारे लगा रहे थे। सीनेट में उसने अपने अगले कदम की योजना रखी। वो अफ्रीका पर हमला करना चाहता था, कार्थेज के दिल में। ये एक साहसिक और जोखिम भरा प्रस्ताव था। कई सीनेटरों ने इसका विरोध किया, विशेष रूप से क्विंटस फेबियस मैक्सिमस, जो हन्निबल के खिलाफ रक्षात्मक रणनीति के पक्षधर थे। उन्होंने तर्क दिया कि सिपियो बहुत युवा है और उसका ये कदम रोम को तबाह कर सकता है। लेकिन सिपियो ने अपनी बात रखी। उसने कहा, हन्निबल ने हमारी धरती पर युद्ध लाया। अब समय है कि हम उसके घर में आग लगाएं। सिपियो की वाक्पटुता और उसकी स्पेन में जीत ने आखिरकार सीनेट को मना लिया। उसे अफ्रीका पर हमले की अनुमति मिली, लेकिन इसके लिए उसे कोई अतिरिक्त सेना या संसाधन नहीं दिए गए। सिपियो को अपनी सेना खुद तैयार करनी थी। ये एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन सिपियो ने इसे अवसर में बदल दिया। उसने सिसिली में अपनी सेना को प्रशिक्षित करना शुरू किया। उसने उन सैनिकों को चुना जो हन्निबल के खिलाफ पहले हार चुके थे, क्योंकि वो जानता था कि हार का दर्द जीत की भूख को और बढ़ाता है। उसने अपनी सेना को नई रणनीतियों और युद्ध तकनीकों का प्रशिक्षण दिया। सिपियो ने रोम की पारंपरिक सैन्य संरचना को बदलकर उसे और लचीला बनाया, ताकि वो हन्निबल की अप्रत्याशित रणनीतियों का मुकाबला कर सके। सिसिली में सिपियो ने न केवल अपनी सेना को तैयार किया, बल्कि स्थानीय लोगों का दिल भी जीता। उसने नूमिदियन जनजातियों के साथ गठबंधन की कोशिश की, जो कार्थेज के लिए महत्वपूर्ण सहयोगी थी। सिपियो का यह कदम हन्निबल की ताकत को कमजोर करने की दिशा में एक मास्टर स्ट्रोक था। उसने नूमिदियन राजा साइफैक्स और मासिनिसा के साथ बातचीत शुरू की। हालांकि साइफैक्स ने कार्थेज का साथ चुना, मासिनिसा सिपियो के साथ आ गया। ये गठबंधन बाद में युद्ध का रुख बदलने वाला साबित हुआ। 204 ईसा पूर्व में सिपियो अपनी सेना के साथ अफ्रीका की धरती पर उतरा। ये वो क्षण था जब रोम ने पहली बार कार्थेज को उसकी अपनी धरती पर चुनौती दी। सिपियो का आगमन कार्थेज के लिए एक झटका था। हन्निबल, जो अभी भी इटली में था, को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए बुलाया गया। लेकिन सिपियो का इरादा हन्निबल को इटली में नहीं, बल्कि अफ्रीका में हराने का था। उसने कार्थेज के आसपास के इलाकों पर तेजी से कब्जा करना शुरू किया। उसकी सेना ने यूटिका के युद्ध में कार्थेज की सेना को हराया और कार्थेज के दरवाजे पर दस्तक दे दी। सिपियो की यह शुरुआत केवल एक सैन्य अभियान नहीं थी, ये एक मनोवैज्ञानिक युद्ध था। उसने कार्थेज के लोगों में डर पैदा कर दिया और हन्निबल को मजबूर किया कि वो इटली छोड़कर अफ्रीका लौटे। सिपियो जानता था कि हन्निबल की ताकत उसकी सेना की गतिशीलता और उसकी रणनीतिक प्रतिभा में थी। लेकिन अब युद्ध का मैदान सिपियो ने चुना था और वो तैयार था उस महान सेनापति का सामना करने के लिए जिसे दुनिया अजेय मानती थी। सिपियो की कहानी अब अपने चरम की ओर बढ़ रही थी। अफ्रीका की धरती पर दो महान सेनापतियों का आमना सामना होने वाला था। ये युद्ध केवल दो सेनाओं के बीच नहीं, बल्कि दो दिमागों, दो इरादों और दो साम्राज्यों के बीच था। 204 ईसा पूर्व की वो सुबह थी जब सिपियो अफ्रीकन्स ने अपनी सेना के साथ कार्थेज की धरती पर पहला कदम रखा। भूमध्य सागर की लहरों ने उनकी नावों को किनारे तक पहुंचाया और सिपियो की आंखों में एक ऐसी चमक थी जो किसी साधारण योद्धा की नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी सेनापति की थी। वो जानता था कि ये युद्ध केवल तलवारों और ढालों का नहीं, बल्कि इरादों और बुद्धि का होगा। कार्थेज, जो सदियों से भूमध्य सागर का स्वामी रहा था,
अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा था। और स्किपियो वो तूफान था जो इस साम्राज्य को उखाड़ फेंकने आया था। स्किपियो का पहला लक्ष्य था यूटिका, एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर जो कार्थेज की आपूर्ति का केंद्र था। उसने अपनी सेना को तेजी से संगठित किया और यूटिका पर घेरा डाल दिया। कार्थेज की सेना, जिसका नेतृत्व हस्द्रुबल गिस्को और नुमिदियन राजा साइफैक्स कर रहे थे, ने स्किपियो का मुकाबला करने की कोशिश की। लेकिन स्किपियो ने एक बार फिर अपनी रणनीतिक चतुराई दिखाई। उसने युद्ध के मैदान में सीधे टक्कर लेने के बजाय कार्थेज के शिविरों पर रात में छापेमारी हमला किया। आग और तलवार के बीच कार्थेज और नुमिदियन सेना तितर-बितर हो गई। ये यूटिका के मैदानों की लड़ाई थी, जिसने स्किपियो को कार्थेज के दरवाजे तक पहुंचा दिया। लेकिन स्किपियो का असली मकसद यूटिका पर कब्जा करना नहीं था। वो जानता था कि कार्थेज को हराने के लिए उसे हन्निबल को वापस बुलाना होगा। हन्निबल, जो पिछले 15 वर्षों से इटली में रोम को छल रहा था, कार्थेज का सबसे बड़ा हथियार था। स्किपियो ने कार्थेज के आसपास के इलाकों में तेजी से हमले शुरू किए, जिससे कार्थेज की सीनेट में घबराहट फैल गई। उन्होंने हन्निबल को तुरंत अफ्रीका वापस बुलाने का आदेश दिया। ये वही था जो स्किपियो चाहता था, हन्निबल को उसकी अपनी धरती पर स्किपियो के चुने हुए मैदान में लड़ने के लिए मजबूर करना। 203 ईसा पूर्व में हन्निबल अपनी सेना के साथ कार्थेज लौटा। ये एक ऐतिहासिक क्षण था। दो महान सेनापति, जिन्होंने अपने अपने साम्राज्यों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया था, अब आमने सामने थे। लेकिन इससे पहले कि युद्ध का अंतिम अध्याय लिखा जाता, स्किपियो ने कार्थेज की ताकत को और कमजोर करने की योजना बनाई। उसने नुमिदियन राजा मासिनिसा के साथ अपने गठबंधन को और मजबूत किया। मासिनिसा की घुड़सवार सेना, जो अपनी तेजी और क्रूरता के लिए जानी जाती थी, स्किपियो के लिए एक महत्वपूर्ण सहयोगी बन गई। स्किपियो ने मासिनिसा को न केवल एक सैन्य सहयोगी बनाया, बल्कि उसे सम्मान और दोस्ती का रिश्ता दिया। यह रिश्ता बाद में युद्ध का रुख बदलने वाला साबित हुआ। स्किपियो ने कार्थेज के खिलाफ मनोवैज्ञानिक युद्ध भी शुरू किया। उसने कार्थेज के आसपास के गांवों और खेतों को नष्ट कर दिया, जिससे कार्थेज की अर्थव्यवस्था और मनोबल दोनों कमजोर हो गए। उसने कार्थेज की सीनेट को शांति वार्ता के लिए आमंत्रित किया, लेकिन ये केवल एक चाल थी। स्किपियो जानता था कि कार्थेज शांति के लिए तैयार नहीं है, और वो इस वार्ता का इस्तेमाल अपनी सेना को और संगठित करने के लिए करना चाहता था। जब शांति वार्ता विफल हुई, तो कार्थेज ने हन्निबल को स्किपियो के खिलाफ पूरी ताकत से उतारने का फैसला किया। 202 ईसा पूर्व में वह दिन आया जब इतिहास का सबसे महान युद्ध होने वाला था, जामा का युद्ध। जामा, कार्थेज से कुछ दूरी पर एक मैदानी इलाका, वो स्थान था जहां स्किपियो और हन्निबल की सेनाएं आमने सामने थी। युद्ध से पहले एक असामान्य घटना हुई। स्किपियो और हन्निबल ने एक दूसरे से मुलाकात की। ये मुलाकात युद्ध के मैदान के बाहर दो सेनापतियों के बीच एक ऐतिहासिक संवाद थी। हन्निबल ने स्किपियो को शांति की पेशकश की, शायद इसलिए कि वो जानता था कि उसकी सेना अब उतनी मजबूत नहीं थी जितनी पहले थी। लेकिन स्किपियो ने इनकार कर दिया। उसने कहा, यह युद्ध अब केवल रोम और कार्थेज के बीच नहीं है, यह हमारे भाग्य का फैसला है। जामा के युद्ध की सुबह स्किपियो ने अपनी सेना को एक अनोखे ढंग से संगठित किया। उसने अपनी सेना की पंक्तियों को लचीला बनाया ताकि हन्निबल के प्रसिद्ध युद्ध हाथी, जो उसकी सेना का सबसे बड़ा हथियार थे, रोम की सेना को नुकसान न पहुंचा सके। स्किपियो ने अपनी पैदल सेना को गलियारे बनाने का आदेश दिया, जिससे हाथी बिना किसी नुकसान के बीच से निकल जाए। ये एक ऐसी रणनीति थी जिसने हन्निबल को हैरान कर दिया। जब युद्ध शुरू हुआ, हन्निबल के हाथी रोम की सेना के बीच से निकल गए, लेकिन स्किपियो की सेना अडिग रही। युद्ध के अगले चरण में स्किपियो ने अपनी पैदल सेना को हन्निबल की सेना के केंद्र पर हमला करने का आदेश दिया। हन्निबल की सेना, जो अनुभवी थी,
ने शुरू में रोम की सेना को पीछे धकेल दिया, लेकिन स्किपियो का असली हथियार अभी मैदान में नहीं उतरा था। मासिनिसा की नुमिदियन घुड़सवार सेना। स्किपियो ने मासिनिसा को हन्निबल की सेना के किनारों पर हमला करने का आदेश दिया। यह हमला इतना तेज और सटीक था कि हन्निबल की सेना के किनारे टूट गए। स्किपियो की पैदल सेना ने केंद्र में दबाव बनाए रखा, जबकि मासिनिसा की घुड़सवार सेना ने हन्निबल की सेना को पीछे से घेर लिया। जामा का युद्ध अब एकतरफा हो चुका था। हन्निबल, जिसे कभी अजेय माना जाता था, अब अपनी सेना को बिखरते देख रहा था। स्किपियो की रणनीति, उसकी सेना का अनुशासन और मासिनिसा का साथ, इन सब ने मिलकर हन्निबल को घुटनों पर ला दिया। जब सूरज ढल रहा था, जामा का मैदान रोम की जीत का गवाह बन चुका था। हन्निबल अपनी जान बचाकर भाग गया, लेकिन उसकी सेना पूरी तरह नष्ट हो चुकी थी। जामा की जीत स्किपियो के लिए केवल एक सैन्य सफलता नहीं थी, यह रोम के लिए एक नए युग की शुरुआत थी। कार्थेज ने हार मान ली और रोम के सामने शांति की याचना की। स्किपियो ने कार्थेज के साथ एक सख्त शांति संधि की, जिसने कार्थेज को सैन्य और आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। रोम अब भूमध्य सागर का निर्विवाद स्वामी बन चुका था। स्किपियो की ये जीत उसे रोम का सबसे बड़ा नायक बना देगी, लेकिन उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। जामा के बाद स्किपियो का जीवन नए मोड़ लेने वाला था, जहां उसे न केवल युद्ध के मैदान में, बल्कि रोम की राजनीति और ईर्ष्या के मैदान में भी लड़ना था। जामा के युद्ध के बाद 202 ईसा पूर्व की वो शाम थी, जब स्किपियो अफ्रीकन्स ने कार्थेज की धरती पर अपनी तलवार नीचे रखी। हन्निबल की हार ने न केवल कार्थेज को झुकाया, बल्कि रोम को भूमध्य सागर का निर्विवाद सम्राट बना दिया। स्किपियो, जिसने कभी अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प लिया था, अब एक ऐसे नायक के रूप में खड़ा था, जिसका नाम रोम के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाने वाला था। लेकिन यह कहानी केवल विजय की नहीं, बल्कि उस महान व्यक्ति की है, जिसे अपनी ही मातृभूमि में नई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। जामा की जीत के बाद स्किपियो ने कार्थेज के साथ एक शांति संधि लागू की, जो इतिहास में अपनी सख्त शर्तों के लिए जानी जाती है। कार्थेज को अपनी अधिकांश नौसेना नष्ट करनी पड़ी, उसका सैन्य बल सीमित कर दिया गया और उसे रोम को भारी युद्ध क्षतिपूर्ति देनी पड़ी। स्किपियो ने यह सुनिश्चित किया कि कार्थेज कभी फिर रोम के लिए खतरा न बन सके। लेकिन इस संधि में स्किपियो की दूरदर्शिता भी झलकती थी। उसने कार्थेज को पूरी तरह नष्ट करने के बजाय उसे रोम के अधीन एक कमजोर सहयोगी के रूप में जीवित रखा। यह निर्णय रोम के कुछ सीनेटरों को पसंद नहीं आया, जो कार्थेज को मिट्टी में मिला देना चाहते थे। स्किपियो की वापसी रोम में एक समारोह की तरह थी। रोम की गलियों में लोग अपने नायक का स्वागत करने के लिए उमड़ पड़े। सीनेट ने उसे अफ्रीकन्स की उपाधि दी, जो रोम के इतिहास में एक दुर्लभ सम्मान था। स्किपियो, जो अब केवल 30 वर्ष का था, रोम का सबसे प्रभावशाली व्यक्ति बन चुका था। उसकी वीरता, उसकी रणनीतिक प्रतिभा और उसका आत्मविश्वास उसे एक जीवित किंवदंती बना रहे थे। लेकिन यहीं से स्किपियो के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हुआ, राजनीति और ईर्ष्या का अध्याय। रोम की सीनेट में स्किपियो की लोकप्रियता कुछ लोगों के लिए खतरे की घंटी थी, विशेष रूप से काटो द एल्डर, एक प्रभावशाली सीनेटर, स्किपियो के बढ़ते प्रभाव से असहज थे। काटो एक सख्त परंपरावादी थे, जो रोम की पुरानी व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। स्किपियो की आधुनिक सोच, उसकी यूनानी दर्शन और संस्कृति के प्रति रुचि और उसका व्यक्तिगत आकर्षण काटो को विदेशी और खतरनाक लगता था। काटो ने स्किपियो के खिलाफ एक सूक्ष्म लेकिन लगातार अभियान शुरू किया, जिसमें उसने स्किपियो की उपलब्धियों पर सवाल उठाए और उसे अति महत्वाकांक्षी करार दिया। 201 ईसा पूर्व में स्किपियो को रोम का काउंसिल चुना गया, जो रोम का सर्वोच्च प्रशासनिक पद था। इस पद पर रहते हुए स्किपियो ने रोम की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के पुनर्निर्माण पर ध्यान दिया।
उसने पूर्वी भूमध्य सागर में रोम के प्रभाव को बढ़ाने की योजना बनाई, विशेष रूप से यूनान और एशिया माइनर में। लेकिन स्किपियो की ये योजनाएं सीनेट के कुछ सदस्यों को डराने लगी। उन्हें लगता था कि स्किपियो रोम को एक साम्राज्य तो बना रहा है, लेकिन वो स्वयं एक राजा की तरह व्यवहार कर रहा है। एक ऐसा विचार जो रोम की गणतांत्रिक परंपराओं के खिलाफ था। इस बीच स्किपियो के परिवार पर भी संकट के बादल मंडराने लगे। उसका भाई लूसियस कॉर्नेलियस स्किपियो, जो उसके साथ कई अभियानों में शामिल रहा था, पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए। काटो और उसके सहयोगियों ने दावा किया कि लूसियस ने एशिया माइनर में युद्ध के दौरान अनुचित तरीके से धन एकत्र किया था। ये आरोप वास्तव में स्किपियो को नीचा दिखाने की साजिश का हिस्सा थे। स्किपियो ने अपने भाई का बचाव किया, लेकिन सीनेट में उसकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई। ये पहली बार था जब स्किपियो ने अपने ही लोगों की ओर से विश्वासघात का सामना किया। 195 ईसा पूर्व तक स्किपियो की स्थिति और जटिल हो गई। हन्निबल, जो जामा की हार के बाद निर्वासित जीवन जी रहा था, अब एंटियोकस तृतीय, सीरिया के सेल्यूसिड राजा के दरबार में था। एंटियोकस रोम के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहा था और हन्निबल उसका सलाहकार बन गया था। यह खबर रोम में फैली और स्किपियो को एक बार फिर युद्ध के मैदान में उतरने का अवसर मिला। स्किपियो ने सीनेट से अनुरोध किया कि उसे एंटियोकस के खिलाफ अभियान का नेतृत्व करने की अनुमति दी जाए, लेकिन इस बार सीनेट ने उसे सीधे सेनापति के रूप में नियुक्त करने से इनकार कर दिया। इसके बजाय उसके भाई लूसियस को सेनापति बनाया गया और स्किपियो को केवल सलाहकार की भूमिका दी गई। यह स्किपियो के लिए एक अपमान था, लेकिन उसने इसे चुपचाप स्वीकार कर लिया। 190 ईसा पूर्व में मैग्नेशिया के युद्ध में स्किपियो ने अपने भाई के साथ मिलकर एंटियोकस की सेना को हराया। इस युद्ध में स्किपियो की रणनीति ने एक बार फिर अपनी चमक दिखाई, लेकिन जीत का श्रेय लूसियस को दिया गया। स्किपियो ने इस अन्याय के खिलाफ आवाज नहीं उठाई, क्योंकि वो रोम की एकता को सर्वोपरि मानता था। लेकिन उसके दिल में यह कसक जरूर थी कि जिस मातृभूमि के लिए उसने सब कुछ दांव पर लगाया, वही अब उसे संदेह की नजरों से देख रही थी। स्किपियो का जीवन अब एक नए मोड़ पर था। वो एक नायक था जिसे उसकी अपनी विजयों का बोझ उठाना पड़ रहा था। रोम की सीनेट में उसकी लोकप्रियता और प्रभाव कुछ लोगों के लिए खतरा बन चुके थे। काटो और उसके सहयोगी अब स्किपियो को पूरी तरह से हाशिए पर धकेलने की योजना बना रहे थे। स्किपियो, जो कभी युद्ध के मैदानों में अजेय था, अब रोम की राजनीति के जाल में फंस रहा था। लेकिन स्किपियो का चरित्र केवल उसकी तलवार या रणनीति में नहीं, बल्कि उसकी आत्मा की उदारता में भी था। वो एक ऐसा व्यक्ति था जो अपने सिद्धांतों के लिए जीता था, और अब जब उसका देश उससे मुंह मोड़ रहा था, स्किपियो को एक अंतिम निर्णय लेना था। क्या वो रोम की सीनेट के खिलाफ विद्रोह करेगा, या वो अपनी गरिमा के साथ इस तूफान का सामना करेगा? स्किपियो की कहानी का अंतिम अध्याय अब नजदीक आ रहा था, और ये उतना ही नाटकीय होने वाला था जितना उसका जीवन रहा था। रोम की चमचमाती गलियों में, जहां कभी स्किपियो अफ्रीकन्स के नाम के नारे गूंजते थे, अब एक अलग तरह की हलचल थी। 190 ईसा पूर्व के बाद स्किपियो, जिसने हन्निबल को हराकर रोम को भूमध्य सागर का स्वामी बनाया था, अब अपनी ही मातृभूमि में एक अजनबी सा महसूस कर रहा था। मैग्नेशिया की जीत, जिसमें उसने अपने भाई लूसियस के साथ मिलकर सेल्यूसिड साम्राज्य को परास्त किया, स्किपियो के लिए एक और सैन्य उपलब्धि थी। लेकिन ये जीत उसे रोम की सीनेट में और अलग थलग कर गई। काटो द एल्डर और उसके सहयोगियों की स्किपियो के खिलाफ साजिश अब अपने चरम पर थी। ये वो समय था जब एक नायक को न केवल दुश्मनों बल्कि अपनी ही मातृभूमि की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा। 189 ईसा पूर्व में स्किपियो और उसके भाई लूसियस पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए गए। काटो ने सीनेट में दावा किया कि स्किपियो और लूसियस ने एंटियोकस के खिलाफ युद्ध के दौरान
अनुचित रूप से धन एकत्र किया और रोम की संपत्ति का दुरुपयोग किया। ये आरोप सिपियो की छवि को धूमिल करने की एक सुनियोजित चाल थे। सिपियो, जो अपनी ईमानदारी और रोम के प्रति निष्ठा के लिए जाना जाता था, इन आरोपों से आहत हुआ। उसने सीनेट के सामने खड़े होकर अपनी सफाई दी। उसकी आवाज में वही आत्मविश्वास था जो कभी जामा के युद्ध में दुश्मनों को कपाने वाला था। उसने कहा, मैंने रोम के लिए सब कुछ दांव पर लगाया। मेरी तलवार ने हन्नीबल को हराया, मेरी रणनीति ने कार्थेज को झुकाया, और अब आप मुझ पर विश्वासघात का आरोप लगाते हैं। सिपियो की वाक्पटुता ने कुछ सीनेटरों का दिल जीत लिया, लेकिन काटो का प्रभाव इतना प्रबल था कि सिपियो के खिलाफ जांच शुरू हो गई। ये जांच केवल लूसियस तक सीमित नहीं रही, सिपियो को भी अपमानित करने का प्रयास किया गया। सिपियो ने अपने भाई का बचाव किया और स्वयं पर लगे आरोपों का सामना किया, लेकिन रोम की राजनीति की गंदगी में वो धीरे धीरे घिरता जा रहा था। उसका स्वास्थ्य भी अब साथ नहीं दे रहा था। वर्षों के युद्ध, तनाव और अब ये अपमान, ये सब सिपियो के शरीर और मन पर भारी पड़ रहे थे। 185 ईसा पूर्व तक सिपियो ने एक कठिन निर्णय लिया। वो रोम की सीनेट और उसकी साजिशों से दूर जाना चाहता था। उसने अपने परिवार के साथ रोम छोड़ दिया और लिटरनम, एक छोटे से तटीय गांव में बस गया। ये वही सिपियो था जिसने कभी विशाल सेनाओं का नेतृत्व किया था, लेकिन अब वो एक साधारण जीवन जीने को मजबूर था। लिटरनम में सिपियो ने खेती शुरू की और अपने अंतिम दिन शांति से बिताने की कोशिश की, लेकिन उसके दिल में रोम के प्रति कड़वाहट थी। उसने अपने दोस्तों से कहा, मैंने रोम को सब कुछ दिया, लेकिन रोम ने मुझे केवल संदेह और अपमान दिया। 183 ईसा पूर्व में सिपियो का स्वास्थ्य और बिगड़ गया। वो केवल 50 वर्ष का था, लेकिन युद्धों और तनाव ने उसे समय से पहले थका दिया था। एक दिन लिटरनम में अपने घर में सिपियो ने अंतिम सांस ली। उसकी मृत्यु की खबर रोम तक पहुंची और कुछ लोगों ने इसे एक त्रासदी के रूप में देखा, लेकिन सीनेट में काटो और उसके सहयोगियों ने चैन की सांस ली। सिपियो, जो रोम का सबसे बड़ा नायक था, अब केवल एक स्मृति बन चुका था। कहानी यही खत्म नहीं होती। सिपियो की मृत्यु के बाद उसकी विरासत रोम में जीवित रही। उसकी रणनीतियां, उसका साहस और उसकी दूरदर्शिता रोम के सैन्य इतिहास का हिस्सा बन गई। रोम ने कार्थेज पर अंतिम प्रहार 146 ईसा पूर्व में किया, जब तीसरे प्यूनिक युद्ध में कार्थेज को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया। ये वही सपना था जिसे सिपियो ने जामा में शुरू किया था। रोम अब एक साम्राज्य था और सिपियो की नींव पर यह साम्राज्य और विस्तारित हुआ। हन्नीबल, जिसे सिपियो ने जामा में हराया था, भी उसी वर्ष 183 ईसा पूर्व में मर गया। ये एक अजीब संयोग था कि दो महान सेनापति, जो एक दूसरे के सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी थे, एक ही समय में दुनिया छोड़ गए। हन्नीबल ने अपने निर्वासन में सिपियो की प्रशंसा की थी। उसने कहा था, सिपियो वो व्यक्ति था जिसने मुझे हराया क्योंकि वह मुझसे बेहतर था। सिपियो की कहानी एक नायक की गाथा है जो अपने समय से बहुत आगे था। वह एक योद्धा था जिसने युद्ध को कला बना दिया, एक नेता था जिसने अपने सैनिकों को परिवार की तरह माना, और एक विचारक था जिसने रोम को एक साम्राज्य का सपना दिखाया। लेकिन वो एक इंसान भी था जिसे अपनी मातृभूमि की कृतज्ञता का सामना करना पड़ा। आज जब हम रोम के खंडहरों को देखते हैं, जब हम इतिहास के पन्नों में सिपियो अफ्रीकन्स का नाम पढ़ते हैं, तो हमें एक ऐसे व्यक्ति की कहानी याद आती है जिसने अपने साहस और बुद्धि से एक युग को बदल दिया। सिपियो की मृत्यु हो गई, लेकिन उसका नाम अमर है। वो रोम का सितारा था जो कभी नहीं डूबा। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची वीरता केवल युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि अपने सिद्धांतों और गरिमा के लिए जीने में है। और इस तरह सिपियो अफ्रीकन्स, हन्नीबल को हराने वाला नायक, हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में जीवित रहेगा।